आत्मविश्वास जिंदगी की सबसे खूबसूरत सुबह होती है, जो आपके पूरे दिन को खूबसूरत बनाए रखती है। बिल्कुल अमृता, और हर सुबह इस यकीन के साथ हम उठें कि हमारा आज का दिन हमारे कल से बेहतर होगा। जी हाँ, बिल्कुल। जीवन में चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थितियां, विपरीत हालात क्यों ना आए, याद रखिए उसमें भी कुछ ना कुछ पॉजिटिव जरूर होता है। आइए इसी सकारात्मक सोच के साथ करते हैं आज के दिन का आगाज। हेलो इंडिया, आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। हेलो इंडिया, मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। आइए सबसे पहले जानते हैं हेलो इंडिया में आज क्या है खास। नजर डालते हैं हेलो इंडिया हाइलाइट्स पर। हेलो इंडिया में जानेंगे देश दुनिया का हाल, डालेंगे नजर राष्ट्रीय खबरों पर, साथ ही जानेंगे राज्यवार खबरें और अंतर्राष्ट्रीय समाचार भी। इसके साथ ही आपको बताएंगे आज दिन भर की बड़ी गतिविधियां, अलग अलग क्या आयोजन होंगे, आपको उसकी जानकारी देंगे। और इसके अलावा आपको दिखाएंगे एक पॉजिटिव न्यूज। ओडिशा में एक विधायक उम्र को दरकिनार कर 60 साल की उम्र में दे रहे हैं बोर्ड की परीक्षा। साथ ही आज पलटेंगे इतिहास के पन्नों को भी, जानेंगे आज के दिन से जुड़ा इतिहास। और इसके साथ ही पराक्रम हेलो इंडिया में होगा बहुत कुछ खास, लेकिन हर रोज की तरह शुरुआत करेंगे हम राष्ट्रीय सुर्खियों के साथ। पीएम नरेंद्र मोदी का 3 देशों का यूरोप दौरा संपन्न हुआ। इस दौरान उन्होंने व्यापार, ऊर्जा और हरित प्रौद्योगिकी सहित कई क्षेत्रों में संबंधों को बढ़ावा देने के लिए कई द्विपक्षीय बैठकें की हैं। बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। पेरिस के एलिसी पैलेस में स्वागत के दौरान राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों की पत्नी ब्रिगिट मैक्रों भी मौजूद रहीं। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय और वैश्विक मुद्दों पर विस्तार से बातचीत की और भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी के अगले चरण के लिए एक एजेंडे पर सहमति जताई। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर बैठक की जानकारी दी है और इसके अलावा विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने भी पीएम के यूरोप दौरे के बारे में बताते हुए ट्वीट किया कि पीएम की इस यात्रा के दौरान उन्नत व्यापार और निवेश संबंध, नवोन्मेष और कौशल विकास के लिए सहयोग को बढ़ावा और साथ ही हमारे यूरोपीय भागीदारों के साथ सहयोग की भावना का मजबूत विस्तार किया गया है। दूसरा, भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन कोपेनहेगन में बुधवार को संपन्न हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नॉर्डिक देशों के 5 प्रधानमंत्रियों के साथ शिखर वार्ता में व्यापार, निवेश और तकनीक में साझेदारी बढ़ाने की अपील की। नॉर्डिक देश खासतौर पर हरित ऊर्जा और हरित तकनीक के क्षेत्र में निवेश करना चाहते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भरोसा दिलाया कि दोनों देशों के एक दूसरे के पूरक निश्चित तौर पे आने वाले समय में बनेंगे। और साथ ही शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा डेनमार्क, फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन और आइसलैंड की प्रधानमंत्री भी शामिल हुई। भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई देशों के अपने समकक्षों से भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने आइसलैंड की प्रधानमंत्री कैटरीन जैकोब्सडोत्तिर, नॉर्वे की प्रधानमंत्री जोनास गार स्टोर, स्वीडन की प्रधानमंत्री मैग्डलेना एंडरसन और फिनलैंड की प्रधानमंत्री सना मारिन से भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने सभी समकक्षों से आपसी हितों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। इटली के विदेश मंत्री लुइगी डी माओ आज से 3 दिवसीय भारत के दौरे पर हैं। ये उनकी पहली भारत यात्रा है। इस दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर से उनकी मुलाकात होगी। दोनों नेता नवंबर 2020 में वर्चुअल शिखर सम्मेलन में शुरू की गई कार्य योजना 2020-24 के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा करेंगे और आपसी हित के क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। वार्ता के दौरान यूक्रेन के मुद्दे पर भी चर्चा की संभावना है। इटली के विदेश मंत्री केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल से भी मुलाकात करेंगे। इस दौरान दोनों देशों के व्यापारिक संबंधों से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से बातचीत होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज शाम नई दिल्ली में 37वें
एयर चीफ मार्शल पीसी लाल स्मृति व्याख्यान के दौरान संबोधित करेंगे। यह कार्यक्रम वायुसेना संघ द्वारा वायुसेना सभागार सुब्रतो पार्क में आयोजित किया जा रहा है। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी, वायुसेना संघ के अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया, सेवानिवृत्त के अलावा भारतीय वायुसेना के वरिष्ठ सेवारत और सेवानिवृत्त अधिकारी कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस लेक्चर का पिछला संस्करण 2019 में आयोजित किया गया था। और आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा है कि स्वतंत्रता संग्राम के हमारे कई नायकों को इतिहास की किताबों में वो पहचान, वो सम्मान नहीं मिला जिसके वे हकदार थे। उन्होंने ऐसे महापुरुषों और महिलाओं के बलिदान के बारे में लोगों को जागरूक करने का आह्वान किया, जिससे नई पीढ़ी को उनके नवोन्मेष के बारे में, राष्ट्र निर्माण के बारे में पता चल सके। उपराष्ट्रपति ने ये बात स्वतंत्रता सेनानी और राजनीतिज्ञ हेमवंती नंदन बहुगुणा की जीवनी के विमोचन के मौके पर कही। उन्होंने हेमवंती नंदन बहुगुणा के निर्भीक और निडर नेता के रूप में प्रशंसा भी की। बढ़ती मुद्रास्फीति को काबू में लाने के लिए केंद्रीय बैंक ने अहम कदम उठाया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने प्रमुख नीतिगत दर रेपो को 0.40% बढ़ाकर 4.40% कर दिया। इस कदम से कंपनियां और लोगों के लिए कर्जा लेना अब महंगा होगा। खुदरा मुद्रास्फीति पिछले 3 महीने से लक्ष्य की उच्चतम सीमा 6% से ऊपर बनी हुई है। आरबीआई को खुदरा महंगाई दर 2% घट बढ़ के साथ 4% पर बरकरार रखने की जिम्मेदारी तय हुई है। तय कार्यक्रम के बिना हुई मौद्रिक नीति समिति की बैठक में सभी 6 सदस्यों ने आम सहमति से नीतिगत दर बढ़ाने का निर्णय किया। गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि महंगाई दर लक्ष्य की ऊपरी सीमा 6% से ऊपर बनी हुई है। रिजर्व बैंक ने अगस्त 2018 के बाद पहली बार नीतिगत दर में बढ़ोतरी की है। देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी एलआईसी का सबसे बड़ा आईपीओ खुल चुका है। पहले दिन एलआईसी आईपीओ रिकॉर्ड 65% सब्सक्राइब हो चुका है। एलआईसी पॉलिसी होल्डर्स ने रिजर्व कोटे का 1.91 गुना सब्सक्राइब किया। एलआईसी के कर्मचारियों के लिए रिजर्व किए गए हिस्से का 112%, जबकि रिटेल निवेशकों के हिस्से का 58% आईपीओ सब्सक्राइब हो चुका है। ये सब्सक्रिप्शन के लिए 9 मई तक खुला रहेगा। बोली लगाने वालों के डीमेट खाते में शेयरों का आवंटन 16 मई तक होगा और ये शेयर 17 मई को कारोबार के लिए सूचीबद्ध होंगे। और चलिए अब नजर डाल लेते हैं राज्यवार खबरों पर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से पश्चिम बंगाल के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। इस दौरान अमित शाह भारत बांग्लादेश सीमा से लगे अग्रिम इलाकों का दौरा भी करेंगे और एक जनसभा को संबोधित करेंगे। साथ ही पश्चिम बंगाल से बीजेपी सांसदों, विधायकों, पार्टी पदाधिकारियों के साथ बातचीत करेंगे। अमित शाह हरिदासपुर बीओपी में मैत्री संग्रहालय की आधारशिला भी रखेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अलकनंदा घाट के किनारे बने यूपी पर्यटन विभाग के नए होटल भागीरथी पर्यटक आवास का लोकार्पण करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा को लेकर 300 से ज्यादा पुलिस अधिकारी और कर्मचारी और पीएससी की 2 कंपनी की तैनाती की गई है। निर्वाचन आयोग ने ओडिशा, केरल और उत्तराखंड में विधानसभा की 3 सीटों के लिए उपचुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ओडिशा में बजरंग नगर, केरल में त्रिकाकारा सीट और उत्तराखंड में चंपावत विधानसभा क्षेत्र के लिए 31 मई को उपचुनाव होना है। मतगणना 3 जून को होगी। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा आज से तेलंगाना और केरल के 2 दिवसीय दौरे पर होंगे। अपने दौरे के दौरान जेपी नड्डा विभिन्न महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे और तेलंगाना और केरल में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। आज हैदराबाद पहुंचने के बाद जेपी नड्डा तेलंगाना राज्य के पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और शाम को महबूब नगर में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। राजद्रोह के आरोप में जेल में बंद सांसद नवनीत राणा और उनके पति साथ ही विधायक रवि राणा को मुंबई सत्र अदालत ने शर्तों के साथ जमानत दे दी है। सुबह अदालत ने रिहाई के आदेश मिलने के बाद भाईखरा और तलोजा जेलों में दोनों की रिहाई होगी।
आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी आज तिरुपति शहर का दौरा करेंगे और तिरुमाला में कई विकास कार्यक्रमों की आधारशिला रखेंगे। मुख्यमंत्री श्रीनिवास सेतु गरुड़ वरधि के पहले चरण का औपचारिक उद्घाटन करेंगे और टीटीडी द्वारा वित्त पोषित दूसरे चरण की आधारशिला रखेंगे। वाईएस जगनमोहन रेड्डी एसवी इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर केयर एंड एडवांस रिसर्च द्वारा स्थापित कैंसर अस्पताल का उद्घाटन भी करेंगे। कांग्रेस आलाकमान ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नए अध्यक्ष के नाम पर सहमति बनाने के लिए ओडिशा के कुछ वरिष्ठ पार्टी नेताओं को दिल्ली बुलाया है। ओडिशा प्रदेश कांग्रेस समिति के अध्यक्ष पद से इस्तीफे देने वाले निरंजन पटनायक की जगह किसी नेता को ये जिम्मेदारी सौंपने पर चर्चा के लिए पार्टी नेताओं से आज राष्ट्रीय राजधानी पहुंचने को कहा गया है। बीएसएफ ने जम्मू कश्मीर के सांबा जिले में एक संदिग्ध भूमिगत सीमा पर सुरंग का पता लगाया है। सुरक्षा बलों ने जैश-ए-मोहम्मद संगठन के 2 आत्मघाती हमलावरों को मार गिराया जो पाकिस्तान से घुसपैठ कर रहे थे। और केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल और जी किशन रेड्डी ने असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के आवास पर पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की है। इसमें प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में विकास के एक्सप्रेस वे पर पूर्वोत्तर को ले जाने के लिए विचार विमर्श किया गया। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने कालिया योजना के तहत 40 लाख किसानों के खातों में 804 करोड़ रुपए भेजे हैं। नवीन पटनायक ने कहा कि किसानों ने देश भर में खाद्य सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ऐसे में सरकार उनके साथ है। साथ ही उन्होंने कृषि में सुधार के लिए कालिया सब्सिडी का उपयोग करने की सलाह भी दी। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में निर्माण क्षेत्र के कामगारों को एक बड़ी राहत देते हुए उन्हें बस का पास निःशुल्क देने का फैसला किया है। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने एक कार्यक्रम में कुछ कामगारों को बस पास दिए। सरकार ने 10 लाख पंजीकृत कामगारों को 600 रुपए दिए हैं। जोधपुर में दंगों के बाद कर्फ्यू 2 दिन के लिए बढ़ा दिया गया है। अब कर्फ्यू 6 मई रात 12 बजे तक लागू रहेगा। इस मामले में अब तक 141 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और 13 पर एफआईआर दर्ज की गई है और उनके ऊपर कार्रवाई भी की जाएगी। और अब आपको बता दें, अब नजर हम डालेंगे अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर और सबसे पहले बात करें तो संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस आज यूक्रेन युद्ध पर बैठक करेंगे। ये बैठक अमेरिका द्वारा बुलाई गई है। अमेरिका मई महीने के लिए 15 सदस्यीय निकाय का अध्यक्ष है। यूरोपीय संघ ने रूस के खिलाफ अब तक के सबसे बड़े कदमों का प्रस्ताव दिया है, जिसमें तेल आयात पर पूर्ण प्रतिबंध और युद्ध अपराधों के संदिग्धों पर प्रतिबंध शामिल है। मारियुपोल के अज़ोवस्टल में 5 मई से 7 मई तक संघर्ष विराम पर हुए सहमत यूक्रेन और रूस। संयुक्त राष्ट्र ने बताया कि मारियुपोल से 300 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा चुका है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने बुधवार को डेनमार्क की संसद को संबोधित किया। डेनमार्क के लिबरेशन डे पर बोलते हुए ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूसी सेना ने यूक्रेन के खिलाफ 1993 मिसाइलों का इस्तेमाल किया है। श्रीलंका में मुख्य विपक्षी दल ने कल एक अविश्वास प्रस्ताव जारी किया, जिसमें प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे और उनके मंत्रिमंडल पर देश की खराब आर्थिक स्थिति और अपने संवैधानिक कर्तव्य में विफल रहने का आरोप लगाया गया है। यूनाइटेड पीपुल्स फोर्स पार्टी के नेता सजित प्रेमदासा द्वारा यह प्रस्ताव संसद के अध्यक्ष को भेजा गया है। राजपक्षे और उनके छोटे भाई राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के इस्तीफे की मांग को लेकर हो रहे राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शनों के बीच यह विश्वास प्रस्ताव लाया गया है। आर्थिक संकट के विरोध में 6 मई को कोलंबो बंद रहेगा। आईआईटी कानपुर से पढ़े अरविंदम कृष्ण फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में शामिल होंगे। उन्हें बैंक ने क्लास बी निदेशक चुना है। वो इस समय आईबीएम के चेयरमैन एंड सीईओ हैं। ब्रिटेन की प्रधानमंत्री आज जापान के समकक्ष फूमियो किशिदा से मुलाकात करेंगे। दोनों देश रक्षा और व्यापार सहयोग को बढ़ाने पर जोर देंगे। भू राजनीतिक तनाव और बाजार की अस्थिरता के बीच आज ओपेक देशों की 28वीं बैठक है।
ये बैठक वैश्विक स्तर पर अहम महत्व रखती है क्योंकि ये बैठक तब हो रही है जब यूरोपीय संघ रूस पर तेल प्रतिबंध लगाने की रणनीति बना रहा है और चीन में कोरोना की वजह से लगे सख्त लॉकडाउन की वजह से तेल की मांग में कमी आई है। इस साल होने वाले कांस फिल्म फेस्टिवल में भारत आधिकारिक कंट्री ऑफ ऑनर के तौर पर हिस्सा लेगा। ये फेस्टिवल इस साल 17 मई से 28 मई तक आयोजित किया जाएगा। यह पहली बार है जब फेस्टिवल में ऑनर ऑफ कंट्री किया जा रहा है। टेस्ला कंपनी के प्रमुख एलन मस्क ने कहा है कि ट्विटर सभी आम उपयोगकर्ताओं को निःशुल्क सेवाएं प्रदान करता रहेगा, लेकिन व्यावसायिक और सरकारी उपयोगकर्ताओं के लिए आंशिक शुल्क लगाया जा सकता है। हाल ही में ट्विटर को खरीदने वाले मस्क ने कहा कि वो इस प्लेटफॉर्म पर नई सुविधाएं जोड़ना चाहते हैं। और आइए अब नजर डाल लेते हैं आज की गतिविधियों पर। आपको बता दें कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आइजोल में मिजोरम विश्वविद्यालय के 16वें दीक्षांत समारोह में आज शिरकत करेंगे। कार्यक्रम के दौरान वे छात्रों को संबोधित भी करेंगे। और इसके अलावा थल सेनाध्यक्ष जनरल मनोज पांडे वीपी हाउस में आज सुबह 10 बजे उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू से खास मुलाकात करेंगे। और इसके साथ ही लोकसभा और राज्यसभा सचिवालयों के अधिकारियों के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 पर कार्यशाला आयोजित होगी। राज्यसभा दिवस के मौके पर राज्यसभा सचिवालय में 5-6 मई तक कई कार्यक्रम आयोजित होंगे। संसद भवन परिसर में निबंध लेखन, ड्राइंग और पेंटिंग प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया है। आज की गतिविधियों की बात करें तो केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया गुजरात के केवड़िया में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के 14वें सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। सम्मेलन में हितधारकों के साथ साथ स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, नीति आयोग, उद्योग मंचों, स्टार्टअप्स, शिक्षाविदों आदि के प्रख्यात वक्ताओं और विशेषज्ञों के साथ पैनल चर्चा होगी। तो ये तो हुई आज की गतिविधियां। और अमृता, जैसा कि हम हर बार हमारी कोशिश होती है, हेलो इंडिया जो कि दर्शकों का भी पसंदीदा कार्यक्रम है, उसको सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर आप देख सकते हैं। और आप अपना ये पसंदीदा प्रोग्राम टीवी के अलावा यूट्यूब और फेसबुक पर भी देख सकते हैं। इसके साथ ही संसद टीवी को आप ट्विटर और इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं। आप संसद टीवी की आईडी को फॉलो कर सकते हैं और उस पर अपने सुझाव, अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं, क्योंकि पराक्रम हमारे दर्शकों के सुझाव, उनकी प्रतिक्रिया, उनकी बात हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और आपकी राय हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। बिल्कुल, तो अपनी प्रतिक्रिया भेजना हमें जरूर जारी रखिएगा। और इसी के साथ कार्यक्रम में अमृता एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, चाय, क्योंकि हम दोनों की ठंडी हो रही है। जी बिल्कुल। और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो इतिहास की तो बात करेंगे ही, लेकिन अमृता ब्रेक पर जाते जाते बहुत चलते चलते एक अच्छे चित्र हम दर्शकों को दिखाते हैं। बिल्कुल। तो आज क्या है? इस बार भी हम चूकेंगे नहीं। सिक्किम की बेहद खूबसूरत तस्वीर को दरअसल हम आपको दिखाने वाले हैं, जहां पर योग दिवस के पूर्व सिक्किम की 17,000 फीट ऊंचाई पहाड़ियों पर भारत तिब्बत सीमा पुलिस के जवानों ने एक साथ योग किया। इस योग सत्र में जवान योग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसका वीडियो खुद आईटीबीपी ने ट्वीट किया है, तो आप आनंद लीजिए इस खूबसूरत वीडियो का। और फिलहाल इसी के साथ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जी बिल्कुल, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और पराक्रम, हम इतिहास का जिक्र हर रोज करते हैं क्योंकि हम इतिहास की अहमियत को, उसकी इम्पोर्टेंस को समझते हैं, क्योंकि इतिहास जानना बेहद जरूरी है अगर आप अपने भविष्य को संवारना चाहते हैं। तो आइए नजर डालते हैं आज की तारीख के इतिहास पर और देखते हैं कि इतिहास के पन्नों में 5 मई की तारीख में क्या खास घटनाएं दर्ज हैं।
5 मई वर्ष 1936 में मेजर होशियार सिंह का जन्म हरियाणा के सोनीपत जिले में हुआ। मेजर होशियार सिंह ने 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में अद्भुत पराक्रम दिखाते हुए अपने शौर्य का परिचय दिया और दुश्मन सेना को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। उस समय उनकी उम्र महज 35 वर्ष की थी। होशियार सिंह को बसंतर के युद्ध का योद्धा भी कहा जाता है। भारत सरकार ने मेजर होशियार सिंह को उनकी वीरता के लिए भारत के सर्वोच्च सैन्य अलंकरण परमवीर चक्र से सम्मानित किया। 5 मई वर्ष 1961 में एलन शेपर्ड अंतरिक्ष में जाने वाले पहले अमेरिकी यात्री बने। इससे ठीक 3 हफ्ते पहले रूसी अंतरिक्ष यात्री यूरी गैगरिन अंतरिक्ष में जाने वाले पहले यात्री बने थे। आज ही के दिन सुबह सुबह अमेरिकी नौसेना के कर्नल शेपर्ड ने फ्लोरिडा के स्पेस स्टेशन से उड़ान भरी थी। शेपर्ड ने अपनी इस अंतरिक्ष उड़ान को फ्रीडम 7 नाम की मरकरी कैप्सूल पर सवार होकर एक सब ऑर्बिटल फ्लाइट द्वारा की। उड़ान भरने के बाद शेपर्ड अंतरिक्ष में 115 मील की दूरी तक गए और बाद में अटलांटिक महासागर में वापस लौटे। जब एक हेलीकॉप्टर ने उन्हें अटलांटिक महासागर से बाहर निकाला तो कर्नल शेपर्ड के पहले शब्द थे, वाह क्या सैर रही। 5 मई वर्ष 2017 में लीला सेठ का निधन हुआ। वे भारत में उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश बनने वाली वह भारत की पहली महिला थी। मदर इन लॉ के नाम से मशहूर लीला दिल्ली हाईकोर्ट की पहली महिला जज भी बनी। वर्ष 1998 से 2000 तक वे भारतीय विधि आयोग की सदस्य रहीं। निर्भया गैंगरेप के बाद जस्टिस वर्मा कमेटी का गठन किया गया। जस्टिस वर्मा की अध्यक्षता में बनी इस कमेटी की 3 सदस्यों में से एक सदस्य लीला सेठ भी रही। पराक्रम, अब हम एक ऐसे जज्बे की बात करेंगे जो जज्बा बहुत कम लोगों में देखने को मिलता है, लेकिन जिनमें दिखता है वो निश्चित रूप से कुछ अलग करते हैं। कहते हैं कि पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती, कोई सीमा नहीं होती। ठीक है। इंसान हरदम पढ़ता है, हरदम सीखता है। बिल्कुल। जी बिल्कुल। और पढ़ने का जज्बा अगर हो तो उम्र में शिक्षा हासिल की जा सकती है, किसी भी उम्र में। उड़ीसा में एक ऐसे ही विधायक हैं जो 65 साल की उम्र में 10वीं की परीक्षा दे रहे हैं। बिल्कुल। फूलबनी से बीजू जनता दल के विधायक अंगदा कन्हार उन 5.8 लाख छात्रों में शामिल हैं जो ओडिशा शिक्षा बोर्ड की 10वीं की कक्षा की परीक्षा दे रहे हैं। वो 40 साल पहले पढ़ाई छोड़ चुके थे, लेकिन इस बार वो 10वीं की परीक्षा दे रहे हैं। वो कहते हैं ना कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। इस कहावत को सच कर दिखाया है उड़ीसा के फूलबनी से बीजू जनता दल के विधायक अंगदा कहार ने। दरअसल विधायक अंगदा कहार 40 बरस बाद 10वीं की परीक्षा दे रहे हैं। कहार अपने 2 दोस्तों के साथ कंधमाल जिले के पीताबरी गांव के रुजंगी हाई स्कूल में अंग्रेजी का पेपर देने जब पहुंचे तो वहां मौजूद छात्र भी हैरान रह गए। 65 साल के विधायक के मुताबिक उनके विधानसभा के कुछ सदस्यों ने उन्हें परीक्षा में बैठने के लिए प्रोत्साहित किया। विधायक ने बताया कि कुछ पारिवारिक कारणों के चलते साल 1978 में उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी, लेकिन 2019 में विधानसभा सदस्य बनने के बाद उन्होंने 8वीं कक्षा की परीक्षा देकर उसे भी उत्तीर्ण किया था। विधायक अंगदा कहार के परीक्षा केंद्र के अध्यापकों के मुताबिक उनसे कोई विशेष व्यवहार नहीं किया गया। विधायक जी ने भी अन्य छात्रों के साथ ही परीक्षा दी। गौरतलब है कि उड़ीसा में 3540 केंद्रों पर इस साल 10वीं कक्षा की राज्य बोर्ड की परीक्षाएं आयोजित की गई हैं। 10 मई तक चलने वाली परीक्षाओं में राज्य के कुल 5.8 लाख विद्यार्थी शामिल हो रहे हैं। वाकई में अमृता, इस स्टोरी को देखने के बाद ये समझ में आता है कि यदि सीखने की ललक है, जज्बा और जुनून है, तो फिर उम्र कोई मायने नहीं रखती। आप किसी भी उम्र में आप वो काम कर सकते हैं जो दूसरे सोच नहीं सकते। और 65 साल के जो विधायक हैं अपने सार्वजनिक जीवन में होने के बाद वो 10वीं की परीक्षा दे रहे हैं, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। बिल्कुल। और ये बात सिर्फ शिक्षा पर लागू नहीं होती, जिंदगी के हर एक क्षेत्र में लागू होती है। जज्बा है तो आप कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। और चलिए अब बात कर लेते हैं आज पेश प्रसारित होने वाले खास कार्यक्रमों की। आज सुबह 9 बजे आप देखना ना भूलिएगा संसद टीवी का खास कार्यक्रम कमेटी रिपोर्ट। कार्यक्रम कमेटी रिपोर्ट में आज आपको बताएंगे एमपीलेड योजना के आवंटन और उपयोग की समीक्षा के बारे में। एमपीलेड फंड क्या होता है और इसका किस तरह से क्रियान्वयन या इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है। एमपीलेड फंड में
हर माननीय संसद को साल में 5 करोड़ रुपया अलॉटेड है। ये फंड एमपी महोदय लोकल एरिया डेवलपमेंट के लिए यूज करते हैं। और इसी के साथ कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। हेलो इंडिया में दिखाई गई सभी खबरें, पॉजिटिव स्टोरीज को आप हमारे संसद टीवी के सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे मोबाइल ऐप संसद टीवी को भी डाउनलोड कर सकते हैं। और पराक्रम, जो कि अब जाने का वक्त आ चुका है, दर्शकों को हमने ये तो बता दिया कि आप हमसे जुड़े कैसे रहेंगे, अपनी राय अपने विचार हम तक कैसे पहुंचाएंगे, लेकिन जाते जाते हम कुछ ऐसा आपको दिखा के जाते हैं जिससे आपका पूरा दिन जो है वो खुशनुमा बना रहे। तो आज क्या खास है दर्शकों के लिए? अमृता, आज संगीत की दुनिया में दर्शकों के लिए संगीत की दुनिया के महान शख्सियत और म्यूजिक कंपोजर नौशाद अली की हम बात करेंगे। दरअसल आज नौशाद अली की पुण्यतिथि है और सैकड़ों गानों को कंपोज कर चुके नौशाद का निधन 5 मई 2006 को हुआ था। जी हाँ, बिल्कुल। चलते चलते आपको दिखाते हैं उनके जरिए कंपोज किए गए कुछ गानों की झलकियां। और इसी के साथ मुझे और अमृता को दीजिए इजाजत। नमस्कार। नैन लड़ जाई है तो मनवा माँ कसक होई बेकरी, प्रेम का छुट्टी है पटाखा तो धमक होई बेकरी। मेरा प्यार में तू है ये बहार।